वैसे सभी लोग जो अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, आज हम कुछ सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम बिना समय गंवाए इसको ध्यान से सुने, समझें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि स्थल है? पृथ्वी की जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भूमि स्थल का भाग है? 29% भाग हमारा जो है वो स्थल भाग है। इसका उत्तर होगा 29%। आगे बढ़ते हैं। मृदा संसाधन किसे कहा जाता है? तो मृदा को ही हम मिट्टी कहते हैं या मिट्टी को ही हम मृदा कहते हैं। तो मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? मिट्टी में पेड़ पौधे व अन्य सड़े गले पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं। यानी मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे गिर करके सड़ जाते हैं या जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं अन्य तरह के, तो वैसे उस चीजों को हम ह्यूमस कहते हैं। पीने योग्य जल की मात्रा कितनी है? हम जो पानी पीते हैं तो पीने योग्य पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 1%। 1% हमारा पीने योग्य पानी है, लगभग 1% से भी कुछ कम। जलीय ग्रह किसे कहते हैं? जलीय ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, इसलिए कि जल जो है वो पृथ्वी पर ही प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम जलीय ग्रह कहते हैं। खरीफ फसल से क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। खरीफ फसलें मानसून आते ही, मानसून जैसे ही शुरुआत होती है जून जुलाई में, वैसे ही खरीफ फसलें की बुआई शुरू हो जाती है। इस फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली आते हैं। ठीक है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, जई, ये सब जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल की जैसे ही कटाई होती है उसके तुरंत बाद ही रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है। खाद्य फसलें कौन कौन है? खाद्य फसलें यानी जो दलहन और तेलहन। दलहन और जो तेलहन है वो मुख्य रूप से खाद्य फसल मानी जाती है। रेशेदार फसलें, रेशेदार फसल जो है उसके अंतर्गत कपास और जूट। कपास और जूट जो है वो रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए। पेय फसलें। पेय फसलें का मतलब जिसको हम पीते हों, जिसको हम पीते हों, पीने का कार्य में लाते हैं। तो इसके अंतर्गत चाय और कॉफी, चाय और कॉफी ये महत्वपूर्ण है। बागवानी फसलें। बागवानी फसलें के अंतर्गत आपको फल जितने हैं, फल है जैसे आम हुआ, लीची हुई, सब्जी हुई और फूल, ये जो चीजें हैं ये बागवानी फसल के अंतर्गत आती है। व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें यानी जिससे हम व्यापार करते हैं। रबड़, मखाना, तंबाकू, गन्ना, गन्ना मतलब ईख, गांव में लोग ऊख भी बोलते हैं कुछ लोग। तो व्यापारिक फसल के अंतर्गत ये फसलें आती है। रबड़, मखाना, तंबाकू और गन्ना, ये व्यापारिक फसल है। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद से आप क्या समझते हैं? तो खरपतवार, गोबर को सड़ा करके, जो खरपतवार होते हैं या जो गोबर होता है उसको सड़ा करके जो हम खाद तैयार करते हैं, तो उस खाद को हम जैविक खाद कहते हैं।
सूप, सूप नहीं, सूप, सूप, सूप। और सूत या टोकरी, ये जो उद्योग है ये किस तरह के उद्योग के उदाहरण है? तो ये कुटीर उद्योग के उदाहरण माने जाते हैं। टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, ये सब जो उदाहरण है ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया गया? हमारा देश का जो संविधान जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, इसको बनाने का जो काम है वो कब प्रारंभ किया गया, कब शुरू किया गया? संविधान बनाने का कार्य जो है 9 जनवरी 1946 को शुरू किया गया। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में कुल समय लगा था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? कुल मौलिक अधिकार आप जानते होंगे, कुल मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। और ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो तीसरे भाग में ये दिया हुआ है। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है कि निम्न सदन है? तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 238 है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब आइए हम इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है और संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है और हम इन तीनों को मिला करके संसद कहेंगे। एक आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत कानून से आप क्या समझते हैं? दीवानी, फौजदारी, ये सब मामला आप सुने होंगे, लेकिन व्यक्तिगत कानून से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक, जब कोई व्यक्ति अपने धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार कोई काम करता है, सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार कोई काम करता है, तो उसे व्यक्तिगत कानून के दायरे में माना जाता है। जैसे हिंदू शादी जो करते हैं अलग तरीके से करते हैं, हमारे ईसाई जो हैं वो अलग तरीके से करते हैं, मुसलमान अपनी शादियां अलग तरह से करते हैं। तो इस तरह की जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो एक कानून की तरह है, इसे भी कानून मान्यता देती है और इस तरह की ही चीजों को हम व्यक्तिगत कानून के दायरे में मानते हैं। अब आइए कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है, इसको थोड़ा हम स्पष्ट तरीके से समझें। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार किसे है, आइए हम इसको समझते हैं। अध्ययन करने वाले हमारे जो भी साथी हैं, जो भी लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से कानून निर्माण का अधिकार जनता को है। यदि ये आपसे कोई पूछता है
कि सैद्धांतिक रूप से कानून बनाने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता को होता है, जनता को है। लेकिन अगर इस प्रश्न को परंतु तकनीकी एवं व्यवहारिक रूप से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं, यदि कोई इस प्रश्न को इस तरह से पूछे कि तकनीकी एवं व्यवहारिक रूप से कानून का निर्माण कौन करते हैं, तो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, इसका उत्तर यह हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे आपको अवश्य लाभ होगा। लाभ छोड़ हानि तो नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको ध्यान से देंगे। इस पर सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।